The partition of 1947 created a geographical anomaly. सन 1971 एक ऐसा साल जिसने सदियां बदल दी, नक्शे बदल दिए और करोड़ों इंसानों की आंखों के रंग बदल दिए। लाखों लोगों के घर उजड़ गए और सब बिखर गया। पाकिस्तान उस वक्त जंग के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा था। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क के बारे में जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और अब दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है। 1947 की पार्टीशन में पाकिस्तान में शामिल होने वाले मुल्क ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश आखिर क्यों आज़ादी चाहता था? जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। और ये जंग क्यों हुई, ये सब आप जानेंगे हमारी इस वीडियो में। नाजरीन, हिस्ट विजुअल्स की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, ये बात शुरू होती है 6 जनवरी 1968 जब कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की। इस मुकदमे में अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। We have demonstrated that this testimony is entirely fabricated. The court must dismiss these baseless allegations immediately. क्योंकि नाजरीन, उनकी तकारीर से ये पता चलता था कि वो एक अलग रियासत चाहते हैं और अपनी तकारीर में कहा करते थे कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাই, আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না। জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখি হবে না। যদিও আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি, তাহলে অন্তপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে। সেজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি, আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা করবেন না। কেন দেব? এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা, জয় বাংলা। इस मुकदमे के चलते हुए सबको जेल में डाल दिया गया और इसमें काफ़ी लोगों को जेल में ही कत्ल कर दिया गया। इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान की आवाम पे ये बात आग की तरह लगी, क्योंकि नाजरीन उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान के चाहने वालों की अक्सरियत बहुत ज़्यादा थी और सब लोग जमा होना शुरू हो गए। आज़ादी की वो आग जो मुजीबुर रहमान ने इनके दिलों में लगाई थी, वो एक बार फिर भड़क उठी और नाजरीन फिर गुस्से का एक ऐसा अंदाज सामने आया कि 11 मार्च सन 1969 को ये मामला फिर करवट लेने लगा। मुजीबुर रहमान को आज़ाद कर दिया जाता है। मुजीबुर रहमान की आज़ादी ने इनकी मकबूलियत में और भी इजाफा कर दिया और वो और भी ख़तरनाक हो गए और फिर उसके बाद बांग्लादेश बनाने की एक और लहर जागी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक सवाल ये आता है कि इसका ज़िम्मेदार कौन था? शेख मुजीब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या फिर अयूब खान? नाज़रीन, ये दौर था अयूब खान का, जो उस वक्त सदर पाकिस्तान, चीफ मार्शल, वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा थे। इस दौर में जब इलेक्शंस हुए तो शेख मुजीबुर रहमान को काफ़ी कामयाबी हुई, जिसमें अवामी लीग को भरपूर अक्सरियत से जीत मिली। लेकिन उस वक्त अयूब खान ने इसको सपोर्ट करने से इनकार कर दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सपोर्ट किया। नाजरीन, यही वो बातें थी जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के दिलों में नफरत भरती गई। We cannot remain with Pakistan. They treat us as less than human. We must fight for our freedom, for Bangla. उस वक्त बंगला बंधु शेख मुजीबुर रहमान के पास इक़्तिदार संभालने का पूरा हक था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको इससे महरूम रखा और ये सब चीज़ें उस वक्त की बुरी आग को हवा दे रही थी। कोई नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में इन सियासतदानों की सियासत से बहुत से घर उजड़ जाएंगे। और फिर नाजरीन 25 मार्च 1971 को अयूब खान एक ऑपरेशन का आगाज़ करते हैं जिससे सब कुछ टूट जाता है। करोड़ों लोग बिखर जाते हैं और लाखों ख़ानदान उजड़ जाते हैं। पाकिस्तान से हिंदू इंडिया की तरफ और ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद हिंदू रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। ये माइग्रेशन अपने साथ बहुत बुरा दौर लेकर आती है, जिसके नतीजे में दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह तबाह हो जाता है और फिर कायदे-आज़म का बनाया हुआ पाकिस्तान टूट जाता है। और फिर नाजरीन, इसी के साथ 16 दिसंबर 1971 को 90,000 पाकिस्तानियों ने ईस्ट पाकिस्तान में अपने हथियार डाले। ईस्ट पाकिस्तान हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया और वहाँ के लोगों ने एक नया मुल्क बांग्लादेश बना दिया। उस वक्त पाकिस्तानी अवाम को बहुत दुख का सामना करना पड़ा और यहया खान को इस वाक़े का विलन बना दिया, क्योंकि अपने ही कौम के खिलाफ जालिमाना ऑपरेशन का हुक्म उन्होंने ही जारी किया था। और नाजरीन, इसमें कुछ हिस्सा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी लिया। 1970 के इलेक्शन के बाद भुट्टो का बयानिया वही था जो इस्टेब्लिशमेंट का था
کیونکہ 3 مارچ 1971 کو جب آئین ساز اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں ہونا تھا تو بھٹو نے ہی اس کی مخالفت کی، اور ذوالفقار علی بھٹو کہا کرتے تھے کہ جو بھی ڈھاکہ جانا چاہے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائے گی۔ ناظرین، بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد شیخ مجیب الرحمان سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے سب سے خوشی کا پل کون سا تھا، تو انہوں نے بہت مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جب میرے لوگ آزاد ہوئے۔ ناظرین، یہ ایک ہی انسان تھے جنہوں نے سب کو کھلے الفاظ میں بتایا کہ اگر کوئی بھی ریاست اس کے لوگوں کو برابر کے حقوق نہ دے تو الگ ہو جانا ہی بہتر ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ نے اس سانحے کی تحقیقات کی مہم بنائی۔ رپورٹس کے مطابق اس وقت 300 سے زائد گواہوں کے بیانات لیے گئے۔ اس کی پہلی رپورٹ 1972 اور دوسری رپورٹ 1974 میں پیش کی گئی، اور اسے کبھی منظر عام پہ نہیں لایا گیا۔ ناظرین، پاکستان کے اس بڑے لاس کے پیچھے ان شخصیات کے علاوہ اور بھی کافی باتیں تھیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، اسلام کے علاوہ انہیں جوڑنے والا رشتہ کوئی نہ تھا۔ لیکن پاکستان کے بننے کے بعد حکمرانوں نے اسلام میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ ناظرین، پاکستان بننے پہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک انصاف پہ چلیں گے، اور وعدہ کیا گیا تھا کہ سب کے حقوق برابر ہیں، اور آخرکار یہ سب چیزیں لوگوں کو نفرت کے اس سمندر میں لے گئیں کہ ایک ملک ٹوٹ گیا۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا کوئی آسان کام نہ تھا، یہ کسی ایک بندے کی بس کی بات بھی نہیں تھی، یہ اس وقت کی حکومت میں موجود سیاستدانوں کی مجموعی غفلت کا نتیجہ تھی۔ تو ناظرین، یہ جنگ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی بھی قوم یکجہتی، انصاف اور اتحاد کے بغیر کوئی ریاست مضبوط نہیں رہ سکتی، اور جب قوم اندر سے ٹوٹ جائے تو باہر کی جنگیں اسے ہلا دیتی ہیں۔ ناظرین، آخر میں تاریخ صرف ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ کیا ہم نے اس بڑھتی ہوئی قوم کی کہانی سے کوئی سبق لیا، یا پھر وقت دوبارہ امتحان لے گا؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔